दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ईवीएस और बाल विकास दोनों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हल करेंगे। जो लास्ट आपका पेपर ऑफलाइन तरीके से हुआ था उसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले आप ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को हल करिए, फिर बाल विकास की। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मैराथन वीडियोज जो हुई है, मैराथन पापा वीडियोज जो क्लासेस हुई हैं, उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी गई है। सीटेट 2022 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उन प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं ईवीएस की क्लास को, उसके बाद 30 क्वेश्चन बाल विकास के। ईवीएस में जो मैपिंग का कॉन्सेप्ट बच्चों में डेवलप करते हैं, सिखाते हैं, वो इसलिए सिखाते हैं ताकि बच्चे स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को जान पाए। बच्चों को ये सिखाते हैं हम कि दो स्थान से, जैसे दिल्ली से अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश की दूरी क्या है, किस दिशा में है ना, तो दिशाओं का ज्ञान हो और स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ बच्चे में आए। इसलिए हम ईवीएस में मानचित्रण कौशल को सम्मिलित करते हैं। कक्षा 4 के समय आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कुछ बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क दिया जाता है वो कर नहीं पाते हैं, तो आप क्या करेंगे? माता पिता से बात करेंगे, आसान गृह कार्य देंगे, कठिनाई का पता लगाएंगे, या फिर किसी दूसरे बच्चे का लॉजिक गलत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉब्लम को पता लगाएंगे। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा उपचारात्मक निदानात्मक परीक्षण, जिसमें हम बच्चों की कमियों को सबसे पहले पता लगाते हैं, फिर उपचार करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न के लिए आंसर होगा उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो डिस्कशन क्लास में क्यों कर रही है? संवेदनशील बनाना चाहती इसलिए, या फिर इस मुद्दे पर छात्रों के दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है इसलिए, या फिर डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है इसलिए संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। ये डिस्कशन जो है, डीजल वाहनों का उपयोग बंद होना चाहिए, निषिद्ध होना चाहिए, इस पर डिस्कशन क्यों रखा गया है मुस्कान के द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेहतर ऑप्शन क्या होगा? इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा ये मुद्दा, इसलिए मुस्कान ने ऐसा किया है। सिर्फ आधुनिक वाहनों में नहीं, क्योंकि आधुनिक में आपके डीजल से ही नहीं, पेट्रोल से भी चलते हैं वाहन, इसलिए प्रभावशाली नहीं है। सीएनजी से भी चलती गाड़ियां, इसलिए प्रभावशाली नहीं है। पूरी तरह ये ऑप्शन लिखा है, इसलिए गलत है कि सिर्फ डीजल को ही प्रतिबंध लगा देना एक समाधान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे कुछ कूट दिए हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जा रहा है इतिहास के स्रोतों की पहचानने में मदद करेगा शिक्षार्थियों की। फिर कहा जा रहा है कि अवलोकन की रिकॉर्डिंग के सुधार में मदद करेगा। फिर कहा जा रहा है कि यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करेगा, या फिर इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 4। अब यहाँ पे कूट दे रखे हैं, देखिए आपको क्या सही लग रहा है। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही भाई, अवलोकन के आधार पे कहा जा रहा है, तो इतिहास के स्रोतों की जानकारी यहाँ पे मिल रही है। ठीक, 1000 साल पहले कैसे क्या था उसकी भी जानकारी मिल रही है, और इतिहास के साक्ष्य की भूमिका भी है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, सी और डी, है ना। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा प्रश्न संख्या 4 के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने 4th ऑप्शन चुना है, जवाब बिल्कुल सही है। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार में मदद करता है। तो यहाँ पे सुधार की तो कोई बात ही नहीं है। क्या कहा जा रहा है? एक अनुच्छेद है। क्या अनुच्छेद है? कि भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर एक अनुच्छेद, एक आर्टिकल लिखा हुआ है, और इसको क्यों शामिल किया गया है? ताकि बच्चे इतिहास के स्रोतों को जान पाए। ठीक, 1000 साल पहले भारत में क्या क्या तकनीकी थी, क्या क्या टेक्नोलॉजी थी, उसको जान पाए, और इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना में मदद करेगा। तो ये तीनों विकल्प यहाँ पे सही हैं। अगला देखिएगा, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। किसमें सहायक है? पहला ऑप्शन शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों को से सीखने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सिखाने में।
पांचवा प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा आयोग ने जो आंसर दिया है हमें उसके साथ ही जाना पड़ेगा। आयोग ने आंसर दिया है कि पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्व सीखने में, क्योंकि एकीकृत में क्या होता है, हम कई विषयों को एक साथ लेकर के चलते हैं। जैसे आप ईबीएस में साइंस को भी पढ़ते हैं और एसएसटी को भी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पाठ्यचर्या के भार को कम किया जा रहा है और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने के लिए ईवीएस की प्रकृति को एकीकृत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो थ्योरी वाली वीडियोस आप देखिएगा ईवीएस पेडागोजी, उसमें हमने आपको बताया है क्या क्या संकेतक होते हैं। सहयोग होता है, न्याय के प्रति सरोकार होता है, समानता के प्रति सरोकार होता है, अवधारणा मानचित्र, ये एक व्यापक संकेतक के अंतर्गत नहीं आता है, आकलन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही होगा। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों? नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन या फिर ध्यान खींचने के लिए। देखिए आप प्रश्न करेंगे तो बच्चे में भी जानने की इच्छा रहेगी कि इसका उत्तर क्या होगा, अर्थात यहाँ पे एक डिस्कशन अच्छा खासा होगा ताकि बच्चे को हम जिज्ञासु बना सकें। तो कक्षा में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए प्रश्न को मतलब क्वेश्चन आंसर किया जाता है, प्रश्न को एक युक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हैं। पॉइंट को नोट करिएगा। अब कहा जा रहा है कौन सा क्रियाकलाप सबसे बढ़िया होगा जिसमें इंद्रियां एक्टिव हों। और ईवीएस में आपने देखा होगा, पढ़ा ही होगा कि हम वास्तविक जीवन से जोड़ करके अगर सिखाते हैं तो वो सबसे बेहतर होगा। नो डाउट ये सारे ही ऑप्शन बेस्ट है, मतलब सारे ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, बट इनमें बेस्ट वो है जिसमें हम रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण ले जाएं, यहाँ पे बच्चे की इंद्रियां भी एक्टिव होंगी और बच्चा वास्तविक रूप में देख करके क्षेत्र भ्रमण के द्वारा सीखेगा। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे और यहाँ पे कहा जा रहा है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करती हैं, प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटेटिव बनाती हैं, मनोरंजन का साधन है या फिर अपने संसार से जुड़ने में सहायता करती हैं। तो बेहतर ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 9 में मिल जाएगा। ये शिक्षार्थी, देखिए समाचार पत्र में क्या होता है, डेली की न्यूज़ होती है, अपडेट होती है, तो यहाँ पे बच्चा संसार से जुड़ रहा है, चौथा ऑप्शन सही होगा। रियल लाइफ से जो जुड़ा हुआ ऑप्शन हो वही प्रभावशाली ज्यादा होता है। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ होता है जंगल? 30 में 25 से ज्यादा प्रश्न पढ़ाए हुए आए थे। आप नोट्स को देख लीजिएगा, पिछली क्लासेस को देख लीजिएगा 2020 वाली, और पेपर मिला लीजिएगा। ठीक, बाकी जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो के नीचे कमेंट कर ही देंगे। झारखंड से संबंधित है तोरांग, तोरांग का मतलब होता है जंगल। ये जो न्यूमेरिकल है ये सबसे लास्ट में हम आपको कराएंगे। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो मिर्ची कहाँ से आई थी? दक्षिणी अमेरिका से, दक्षिणी अफ्रीका से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये आई थी दक्षिणी अमेरिका से, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये भी हम लास्ट में कराएंगे। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां होती हैं, बिल्कुल सही बात है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खी होती, सही है। ये शिक्षण नहीं कि केवल वाला ऑप्शन गलत हो जाए। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती जो अंडे देती है, भी बात सही। तो तीनों बातें सही हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा कि नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, ऐसा कहीं भी एनसीईआरटी की किताब में नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे। तो संविधान में मेन रोल जो था वो किसका था? डॉक्टर भीमराव साहेब अंबेडकर जी का। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। पौधों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस। क्वेश्चन नंबर 16 है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। पौधों को सहारा देना, जड़ों के कार्य पूछ रहा है, तो बिल्कुल होता है। ठीक है, भोजन भंडारण करना भी होता है और पानी और खनिजों को अवशोषित करना भी होता है, लेकिन ह्यूमस प्रदान करना ये जड़ों का कार्य नहीं है। तो यहाँ पे A, C, D सही होगा। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं तो हो सकता राज्य हो या जिला हो। देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, आंसर होगा मणिपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
तो गुजरात और तमिलनाडु ने माना है सी टेट ने इसका आंसर पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो बाज, चील और गिद्ध दूसरा विकल्प सही होगा। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। पोचमपल्ली ये किस राज्य का भाग है? तो यहां पे जो आयोग ने आंसर दिया वो दिया तेलंगाना, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर है ये, लोहा सबसे ज्यादा जिसमें पाया जाता हो। 21वें प्रश्न में आपका होगा आंसर आंवला, पालक और गुड़, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पे प्रयोग किए थे, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर आप नए नए जुड़े हैं चैनल से तो शायद आपको नहीं पता होगा। हमने आपको एक छोटी सी ट्रिक ऐसी बताई थी कि ए फॉर असम और बी फॉर बांस, अर्थात जहां पे बांस के खंभों की बात आ जाए मकान के संबंध में, वहां पे असम उत्तर जाएगा। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर की राजधानी यानी गुजरात की राजधानी और बिहार की राजधानी पटना की दिशाएं क्या है? तो मानचित्र में आप देखेंगे कहां पे है, गुजरात कहां है, दिल्ली कहां है। तो इसको जब आप हल करेंगे, यहां पे मैप बन करके आ रहा होगा, हाईलाइट कर दिया है हमने इसको, आप देखिएगा। और इसका जो आंसर होगा वो दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी पहले दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में क्या होगा, गुजरात, और दक्षिण पूर्व में क्या होगा, बिहार की राजधानी पटना। तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए और योजना बनाएंगे, और नहीं होगा, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन है यहां पे, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसी योजना बनाएंगे, किस प्रकार की योजना बनाएंगे? विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय, या फिर देखिए एकीकृत का मतलब ही यही होता है, एकीकृत का मतलब ही होता है कि आप एक से ज्यादा चीजों को एक साथ लेकर के चले, एकीकृत करके चले। तो यहां पे आंसर होगा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हर बार इस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आंसर होगा यहाँ पे चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज करना चाहिए? एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है, उपाख्यान का मतलब होता है यहाँ पे एनेक्डोटल रिकॉर्ड। आपने पोर्टफोलियो पढ़ा होगा, उसी तरीके से होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। इस पर हमने अलग से डिटेल वीडियो बनाया, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 में आपका उत्तर होगा ए और बी, अर्थात स्थितियों की पहचान करना, समस्याग्रस्त और निर्णय वाले कथनों को लिखना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही होगा 27 के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है, तो क्या करे वो अपनी कक्षा में? बेहतर तरीका क्या होगा? केवल लड़कों से प्रतिदिन, तब तो फिर भेदभाव हो जाएगा। एक छात्र की मां को आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे, या फिर फ्लैश कार्ड। तो फ्लैश कार्ड कम प्रभावशाली है। अब यहाँ पे मॉडल या फिर माँ, तो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ एग्जाम्पल है यहाँ पे कि एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है ना, क्योंकि ये रूढ़िवादिता बनी है कि ड्राइवर जो है, जो ऑटो चालक होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही हो सकते हैं। जब महिला को कक्षा में प्रस्तुत किया जाएगा तो वो क्या होगा, रूढ़िवादिता को कम करेगा। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। मतलब कहने का यह है कि टीचर पढ़ाने जा रहा था मानव शरीर, लेकिन कहा क्या उसने बच्चे से, पाचन तंत्र बनाने को कहा। टीचर क्या ऐसा क्यों कर रहा है, ये एक्टिविटी क्यों कराई टीचर ने? अब 4 ऑप्शन है। क्या वो ड्राइंग की पहचान करना चाह रहा है कि कौन अच्छी ड्राइंग है, या फिर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना चाह रहा है?
तो सबसे पहले मूल्यांकन तो होगा नहीं, कुछ पढ़ाने से पहले ही टीचर मूल्यांकन थोड़ी करेगा, तो ये गलत हो गया। ड्राइंग वाला कोई लॉजिक नहीं है। परीक्षण करना कि आरेख बना सकते हैं कि नहीं, तो ये भी बेकार अच्छा ऑप्शन नहीं है कह सकते हैं। तो बेहतर ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचार को प्रकट करना। अर्थात इस प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा। वो ये जानना चाहता है कि बच्चों के मन में पाचन तंत्र से संबंधित क्या क्या विचार आते हैं, उसको वो बनाए पाचन तंत्र के तहत। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, आंसर करिए। निगरानी, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी, एक मिनट, इस ऑप्शंस को हम थोड़ा सा देख करके ऑफिशियल पेपर से बताते हैं। निगरानी करनी है लिखा हुआ है, ठीक है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाती है। सही नहीं है पूछ रहा है, देखिए रचनात्मक आकलन। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो सही जवाब होगा, देखिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक तिमाही ही दी जाए, रचनात्मक कभी भी, ठीक है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि प्रत्येक तिमाही ही दिया जाए सूचना, तो ये बात गलत है और जो गलत है वही इसका सही उत्तर है, इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। बाकी सारी बातें ठीक है कि छात्रों की प्रगति के बारे में पता चलता है, ठीक है, कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है और अधिगम को सुदृढ़ बनाने के लिए ये कार्यवाही भी मदद करती है। तो ये रहा आपका पेपर। अभी जो है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस हमें आपको हल कराने हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, तो इसमें आपको सबसे पहले सूत्र पता होना चाहिए। चाल बराबर, चाल निकालना है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दी है 1145, समय आपको निकालना। समय कैसे निकालेंगे, 4 तारीख को गाड़ी चली है, 4 जून 2020 को, कितने बजे चली है, 22:30, यानी रात के 10:30 बजे। और पहुंची कब है, तो 6 को पहुंची है। 6 को कब पहुंची, 4:30 बजे। तो इसके बीच का जो समय होगा वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो गाड़ी चलाइए आप शाम को 4 से 5 अगर हम जोड़ लें तो ये 24 घंटे हो गए कि नहीं हो गए, और 5 से अगर हम 6 जोड़ लें तो ये 48 घंटे हो गए। अब यहाँ पे आपको समय निकाल करके और उससे जब आप 1145 से भाग करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ी चली 4 तारीख को, 4 से 6, तो 6 में 4:30 बजे सुबह पहुंच गई है। अगर शाम को पहुंचती तो हम उस हिसाब से जोड़ते, तो हम निकाल लेते हैं 4 से अगर गाड़ी चली है और 5 तक पहुंची है, वही समय है कितना, 22:30 तक। तो टोटल हमारा कितना समय खर्च होगा, हम इस तरीके से अगर निकालेंगे तो 24 घंटे खर्च होगा। अब हमारी गाड़ी कहाँ पहुंच गई है, 5 तारीख को पहुंच गई है 12:30 बजे रात, 10:30 बजे रात में, क्योंकि 22:30 है, 22:30 का मतलब होता है 10:30 बजे। अब 10:30 से 4:30 के बीच कितना समय लगेगा, 6 घंटे। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 घंटे लगेगा। तो उधर हमारा 24 घंटे खर्च हुआ था, इधर 6, तो कुल हमारा समय कितना खर्च हुआ, 30 घंटे। दूरी कितनी है, 1145। 1145 भाग जब आप 30 करेंगे तो आंसर मिलेगा 38 पॉइंट समथिंग में। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार फिर से बता देते हैं सवाल कैसे हल करना है, इसके लिए एक अलग से वीडियो भी दिया है, आई बटन में हम वीडियो देने का प्रयास करेंगे, देख लीजिएगा। कैसे हल कर लेना है, आपको दूरी पता है, औसत चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय। समय कैसे निकालेंगे, 4 तारीख से गाड़ी चली, पहुंची कब, 6, 4 से 5 हमने पहले चला ली अपने हिसाब से और टाइम वही रखा 22:30 तक, तो ये हमारा 24 घंटे खर्च हुआ। 24 घंटे हमारे पास खर्च होने के बाद गाड़ी पहुंची है 5 तारीख को रात के 10:30 बजे, 10:30 मतलब 22:30, और वहां से हमने इसका समय और जोड़ दिया 6 घंटे, टोटल 30 घंटे लगा। एक क्वेश्चन और था ये वाला, आपका घर X पर स्थित है और आपका विद्यालय Y पर है, ठीक। मान लिया हमारा घर है जो X पर है यहाँ कहीं और विद्यालय Y पर है यहाँ कहीं, लेकिन कह क्या रहा है, विद्यालय ठीक सामने लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। आप पहले दक्षिण जा रहे हैं 125, फिर क्या है पूर्व जा रहे हैं। जब आप इसको हल करेंगे, इसका भी हमने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख लीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल हम इसका आंसर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। जो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 100 मीटर ठीक पूर्व। 30 क्वेश्चंस आपने ईवीएस के हल कर लिए हैं, आपको पता चल गया होगा कि किन पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बाल विकास के क्वेश्चंस को कराएंगे, शिक्षण वाले भी प्रश्न होंगे और आपको चेक करना है कि आप इन 30 प्रश्नों में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपना स्कोर जरूर लिखेंगे। चाहे अधिगम करता है, आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन कहा जा रहा है कि मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल भाई हो सकता है, ये बात सही हो। अगला ऑप्शन देखिए,
ऐसे कथनों का इस्तेमाल करें जो नकारात्मक हो, तो ये तो भाई गलत हो गया। हमें कक्षा में नकारात्मकता नहीं फैलानी है। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टाल रहे हैं आप, इग्नोर कर रहे हैं, गलत है, ये अच्छे शिक्षक के गुण नहीं है। तो हम क्या करेंगे, विविध विन्यासों से उदाहरण लेंगे, क्योंकि कक्षा में भी बच्चे क्या है, विविध प्रकार के हैं। तो इस प्रश्न का जो फाइनल आंसर लॉक करेंगे वो होगा फोर्थ ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देखिए, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। सु मतलब सुंदर, साध्य मतलब कैसे हम उसको सुंदर तरीके से साध सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर के विद्यार्थियों में, देखिए डरने वाली, डराना नहीं में बच्चों को, हट गया है ऑप्शन। अटल प्रक्रिया मतलब आप एक ही प्रक्रिया को दोहरा रहे हैं बार बार, ये भी गलत है। तो बेहतर क्या होगा यहाँ पे, समरूपों को इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाए ताकि समस्या समाधान क्षमताओं को हम और बेहतर कर सकें। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के लिए। एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, बहुत अच्छी बात है, बनाइए, है ना। श्रव्य जैसे सामग्री का भी आप उपयोग करिए, बच्चा अगर उसको जरूरत है तो आप उसका प्रयोग करिए। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करिए, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि बच्चे की जिस प्रकार की रिक्वायरमेंट होगी, जो आवश्यकता होगी, उसके हिसाब से आप जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्टिविटी करा सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने शिक्षण में शामिल कर सकते हैं। जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना गलत बात है। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। तो आपको हमने एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, अपसारी और अभिसारी चिंतन। डायरेक्ट हमने पहली लाइन में लिखा था कि सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन से है। ठीक, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। जिनके पास नोट्स है हमारे, वो मैच किए होंगे, देखे होंगे कि सारा क्वेश्चंस जो है उन्हीं नोट्स में से ही आया है। आप भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप ले सकते हैं। कहा जा रहा है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। बिना विश्लेषण के आप अवलोकन कर रहे हैं, नकल वाली बात और याद वाली बात गलत होती है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। और यहाँ पे आप विश्लेषण कर नहीं रहे तो ये भी बात गलत हो गई। इसलिए 5 का आंसर क्या होगा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। एक अध्यापिका को नीचे कहा जा रहा है कि अध्यापिका को नीचे दिए गए कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताइए। छठा प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पे पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि इसके आधार पे वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकता है, केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, दंड की मात्रा निर्धारित करेंगे, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब है वो बच्चा को सीख रहा है, आप उसका विश्लेषण करें। इसलिए नहीं क्योंकि सिर्फ त्रुटियों पर निर्भर, इसलिए आप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि बच्चा अगर गलती कर रहा है तो जिसने कम गलती की उसको 1 डंडा मारो, जिसने ज़्यादा गलती की उसको 10 डंडा मारो। ऐसा स्कूलों में होता है, बट ऐसा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम एक छात्र को आप दूसरे छात्र से अलग कर रहे हैं, मतलब आप भेदभाव कर रहे हैं, ये भी गलत। सही जवाब होगा यहाँ पे त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अर्थात आप ये जान पाते हैं कि बच्चा जो है किस टॉपिक में गलती कर रहा है, ये अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि इससे हमें आइडिया लग जाता है कि आगे की हमारी गतिविधि, आगे हम बच्चों को कैसे डील करेंगे। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, याद करने, दंड देने, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गए। याद करना निगेटिव होता है, दंड देना भी निगेटिव होता है। अब बचा क्या यहाँ पे, हमें क्या करना है, मोटिवेशन बच्चे में जगाए रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसका जो गोल है बच्चे का, ठीक, लक्ष्य जो है उस पे हम जोड़ देंगे, बच्चे को उसमें प्रवीण बनाएंगे। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। शर्मिंदगी क्या है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शर्मिंदगी क्या है, अब अगर आप शर्माएंगे, मतलब कोई आपको डांटे, आपको शर्मिंदगी महसूस हो, बच्चे को अगर आप डांट रहे हैं तो इसका क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, मोटिवेशन थोड़ी हो जाएगा इससे।
तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, संरचनावादी क्या कहते हैं ये आपसे पूछना चाह रहा है। जितने टाइप के क्वेश्चन हमने आपको मैराथन क्लास में दिए थे उसी में से वीडियोस में से क्वेश्चंस आए हैं। जो लोग पेपर देकर के क्वालिफाई हुए हैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी। संरचनावादी ये कहते हैं कि बच्चे की सक्रिय भूमिका होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भूमिका ना हो, पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर हो, पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर, वो खुद सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार है, योग्यता अटल है। अटल नहीं योग्यता, आप एकदम अटल नहीं है कि आप में अंदर जो योग्यता है उसमें परिवर्तन हो सकता है, समय के साथ जरूरतों के साथ उसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए योग्यता एबिलिटी क्या है उसमें मॉडिफिकेशन सुधार कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बार बार परीक्षा लेना गलत बात है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं है क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा का स्वरूप है वो बाल केंद्रित है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर होगा अन्वेषण और संवाद, बातचीत के मौके देना और बच्चे को खोजने के मौके देना ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, संकल्पनात्मक समझ बढ़े। बच्चों को सीखने में कठिनाई कब होती है? अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो तब, या फिर टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए तब, या फिर आंतरिक रूप से। देखिए बच्चों को दिक्कत तभी होगी जब आप कुछ बच्चों से कार्य करा रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं और आप उसको अलग अलग टुकड़ों में सिखा रहे हैं, एक पास इकट्ठा चीजें नहीं है, तब बच्चे को दिक्कत होगी। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। देखिए भय होना तो गलत है, अब भय होना गलत है तो दो ऑप्शन पहले ही कट गए, इन्हीं में से कोई होगा। तो कोई उत्तेजना नहीं ये होगा या फिर संतुलित होगा, आप खुद सोचिए सबसे अच्छी अवस्था आपकी क्या, आप सीख रहे हैं, कोई उत्तेजना ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सीखने का, तो मतलब क्या है फिर आप सीख क्यों रहे? तो यहाँ पे बैलेंस हो, ठीक है, पहला ऑप्शन इसलिए करेक्ट होगा। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न और सीटेट फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर पूछा जाता है। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका रहती है। केवल वाले दोनों ऑप्शन गलत हैं, ना तो गलत ही हो गया, दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही, पॉइंट स्टार लगाइएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन फिर से आने वाला है। स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार की प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार व्यक्तिगतवाद प्राइवेट स्पीच क्या है? यानी नाम भी आपको देखना है कि वाइगोत्स्की इस चीज को क्या कहते हैं, क्या आत्मकेंद्रिता कहते हैं, क्या मनोवैज्ञानिक विकार है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, या फिर स्वनियमन है। तो जीन पियाजे अगर पूछता तो आप आत्मकेंद्रिता लगाते, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है लेव वाइगोत्स्की का, ये कहते हैं स्वनियमन, खुद से बात करना, प्राइवेट स्पीच। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 16 पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि आवश्यकताओं की पहचान करना, ठीक है। उच्च अंक की यहाँ पे बात करी जा रही है, यहाँ पे नामांकित करने की बात करी जा रही है, यहाँ पे विभाजित करना, बांटना गलत है, उच्च अंक पे जोर देना गलत है। तो हम मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि विद्यार्थी की आवश्यकता कहाँ है, कहाँ पे बच्चा कमजोर है, उसी हिसाब से हम अपने शिक्षण में परिवर्तन कर सकें और बच्चे को सिखा सकें। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह योजना। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, आंसर होगा यहाँ पे। देखिए ये कह क्या रहा है, एक कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें क्या है, वाइगोत्स्की क्या है, मदद कर रहे हैं। वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा, आप टीचर हैं, आप बच्चे को मदद कर रहे हैं। प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि वो मदद क्या है, क्या वो मदद क्या है, बस यही आपसे पूछना चाह रहा है। क्या अर्थहीन होगा, या फिर प्रत्याहार निवास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, या फिर बच्चों को मोटिवेट करेगी, या फिर आधारभूत संरचना का काम करेगी। पाड़ लिखा हुआ है, पाड़ को हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, बच्चों को जो मदद देते हैं स्कैफोल्डिंग वही होता है पाड़। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा।
एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर सोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? तो यहाँ पे भेदभाव, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाया जा रहा है। भेदभाव को हम कहते हैं जेंडर बायस, अर्थात यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब होगा लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके। अकादमिक अंकों पर देखिए, अंक पे जहां पे जिस ऑप्शन में अंक पे जोर दिया जाए, फेल और पास करने पे जोर दिया जाए, वो इसका उत्तर नहीं होगा। अटल पाठ्यक्रम मतलब आप एक ही जैसा पाठ्यक्रम का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे कंपटीशन सबसे बेहतर क्या है? यहाँ पे ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है कि ज्ञान की संरचना के लिए हम बच्चे को अवसर उपलब्ध कराएं, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, ये किस चरण में है? तो यहाँ पे आप इसलिए कार्य कर रहे हैं ताकि दूसरे इसको मानते हैं, ये होता है प्रथागत। प्रथाएं जो चली आ रही हैं प्रथागत चरण को दर्शाता है, इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सामाजिकरण, देखिए ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सीटेट जरूर पूछता है। तो विद्यालय जो है सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है, परिवार क्या है? प्राथमिक है। देख लीजिएगा यहाँ पे किस ऑप्शन, दोनों ही यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीयक है, तो ये गलत हो गया। सामाजिकरण यहाँ पे समकक्षी लिखा हुआ है। देखिए परिवार वाला ऑप्शन कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों के सामाजिकरण में, उसके बाद विद्यालय और समकक्षी दोस्त वगैरह। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, केवल लिखा हुआ है कि आप केवल ऑब्जेक्टिव टाइप से ही माप सकते हैं, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, और इसका सही जवाब क्या होगा सोचिए जरा। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए थे। 9 प्रकार की बुद्धि की बात करी उन्होंने, अर्थात बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। ठीक है, एक ही व्यक्ति में कई प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? मतलब आपसे इस अवस्था की विशेषता पूछी जा रही है। तो अमूर्त तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 11 वर्ष के ऊपर है, अमूर्त वाली अवस्था है 11 से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे बचे आपके पास 3 ऑप्शन। यहाँ पे निगमनात्मक सोच कह रहा है, निगमनात्मक और आगमनात्मक सोच, इस पे भी हमने वीडियो बना रखा है, देखिएगा। ठीक है, तो जो पूर्व संक्रियात्मक की जो विशेषता है वो आपकी है विचार और सोच में केंद्रीकरण का भाव इसमें पाया जाता है। ठीक है, बच्चा क्या है इस अवस्था में, जैसे आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं, बच्चे को आप कोई पेन दिखा रहे हैं, तो बच्चे को जैसे आप ये पेन दिखा रहे हैं तो वो एक ही हिस्से को देख पाएगा, है ना। जो जिस पे आप जो केंद्र है उसी पे बच्चा फोकस कर पाएगा, वही होता है सोच में केंद्रीकरण। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल बाल्यावस्था में ही विकास होता है, गलत है। समान हो दर ये जरूरी नहीं है, अधिगम से ही हो विद्यालय में ही हो, गलत है। विकास बहुआयामी होता है, बहुत से पक्ष होते हैं विकास के, शारीरिक, गत्यात्मक, सामाजिक, संरचनात्मक। ले वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश की महत्व। वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 आपसे जानना चाह रहा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में ही लिखा हुआ है सामाजिक सांस्कृतिक अर्थात सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको जीन पियाजे स्कीमा कहते हैं, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। पेपर हल करने से मैं ये पता चला कि वाइगोत्स्की से लगभग ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जीन पियाजे से 3 प्रश्न, बहुबुद्धि से 1 प्रश्न, सामाजिकरण से 1 प्रश्न, कोहलबर्ग से 1 प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा से 1 प्रश्न, जेंडर बायस से 1 प्रश्न। ये आपको आइडिया लग गया, और किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी आपको आइडिया लग रहा है ना। बाकी सारे पेपर आपको एक एक करके सॉल्व कराए जाएंगे, पिछली बार भी सॉल्व कराए गए थे, आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। समावेशी शिक्षा से अगला प्रश्न आपके सामने, समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? अलगाव वाली बात गलत है, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए आप अवसर प्रदान करेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदिर छात्र या फिर विकलांग छात्र।
क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, सही जवाब होगा यहाँ पे छात्र जिसे शारीरिक विकलांगता है। PWD एक्ट 2016 में इसकी बात कही गई। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? भाई पहले अमूर्त तो हो नहीं जाएगा, हटा दीजिए 2 ऑप्शन। अब आपके पास बचे ऑप्शन 2। क्या पहले बच्चे में मूर्त विकास होगा या पहले सांवेदिक? तो आपने अगर जीन पियाजे की अवस्था पढ़ी होगी उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि सबसे पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, तब मूर्त, तब अमूर्त। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। देखिए प्रगतिशील शिक्षा से एक और प्रश्न आ गया। यहाँ पे 2 प्रश्न आए प्रगतिशील शिक्षा से। एक, प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं, ये वैसे प्रश्न इंडिविजुअल डिफरेंसेस से है, व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे रोल इसका भी है। देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि योग्यता आधारित समूह, यहाँ पे आप समूह अलग अलग बनाएंगे। बाधा की बात करी जा रही है व्यक्तिगत विभिन्नता को। असफलता, तो ये तीनों निगेटिव है। बेहतर क्या होगा कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कक्षा में अगर व्यक्तिगत विभिन्नता होगी तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया बेहतर होगी। तरह तरह के बच्चे होंगे, डिफरेंट माहौल होगा, सभी बच्चों को अवसर मिलेगा अपनी बात कहने का। तो ये कोई बाधा नहीं है, व्यक्तिगत विभिन्नता कोई बाधा नहीं है, ठीक है, कोई मापदंड जैसा नहीं है, और अध्यापक असफल भी नहीं होगा। ये एक अवसर के रूप में इसको देखा जाए, एक महत्वपूर्ण कारक है। 30 में आपकी कितने सही हुई है? वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि इस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ताकि उसका वीडियो जल्द से जल्द अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।